अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो है एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सबसे हम लोगों ने पास्ट पेपर एनालिसिस किया था, उसमें जो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, वो ये क्वेश्चन पूछता है, 20 मार्क है एवरी अटेम्प्ट में। फाइनल अकाउंट्स का कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, इसमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना होता है, इसमें नीचे एडजस्टमेंट दी होती हैं, एडजस्टमेंट के पुश में फिर उससे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और जो है वो अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आपसे रिक्वायर करता है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी अब क्वेश्चन आने लग गया। लाइक हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, या कोई भी कंपनी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, ऑडिट करवाती है उसका, तो उसकी ये 5 मेन बेसिक जो है वो उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं जो उन्होंने सबमिट करवानी होती है। सबसे पहली होती है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, फिर होती है बैलेंस शीट, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और नोट्स टू द अकाउंट्स। नॉर्मली ये 5 जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें बनानी होती हैं किसी भी बिजनेस के लिए। कंपनीज के लिए तो कंपलसरी होता है, लेकिन जैसे सोल प्रोप्राइटर वगैरह के लिए शायद कैश फ्लो स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, नोट्स टू द अकाउंट का भी इतना वो नहीं है। इनकम स्टेटमेंट जो होती है, सबसे पहले ये चीज, तो इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो, इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो फॉर द ईयर होती है। यानी एक साल के दौरान आपका प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो एक साल के दौरान जितना हुआ है वो इनकम स्टेटमेंट में आता है। बैलेंस शीट होती है एज ऑन, ठीक है। बैलेंस शीट जब भी लिखते हैं, अगर कभी आपने लिखा हो इनकम स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जैसे हम लोग लिखेंगे 2021, ठीक है, और बैलेंस शीट लिखते हैं एज ऑन दिसंबर 2021। एज ऑन और फॉर द ईयर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यही चीज हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में डिफरेंस क्रिएट करेगी। जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आ रहे होते हैं। वो एसेट हमने, ये नहीं होता कि हमने इसी ईयर में बाय किया, वो माइट भी हमने 5 साल पहले, 10 साल पहले, या शायद इससे भी, अगर उसकी यूजफुल लाइफ ज्यादा है हमारे एसेट की, तो हमने इससे भी पहले प्रॉपर्टीज जैसे होती है कई के साल जो है पुरानी होती हैं, तो वो हमारी सारी जो अभी तक हमारे पास करंटली हमारे पास एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हमने पे करनी है, वो सारी बैलेंस शीट में आ रही होती हैं जब भी हम ईयर एंड पे बनाते हैं। तो इसलिए ये एज ऑन होते हैं, इसमें पिछले कई सालों से जो हमारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज में अकाउंट फॉर हुए होते हैं। जो इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनाते हुए में वो हम लोग फॉर द ईयर देखते हैं कि इस साल में हमारा कितना एक्सपेंस हुआ है और इस साल की हमारी कितनी इनकम है, ठीक है। ना हम पिछले साल की इनकम इसमें इंक्लूड करेंगे, ना पिछले साल की एक्सपेंस है। और यही चीज हम एट द एंड जब हम लोग इस टॉपिक करने लगे एडजस्टमेंट के टाइम पे काम आएगी, कि एक चीज इस साल का एक्सपेंस है, लेकिन अगर वो हम लोगों ने चाहे अभी एक्सपेंस नहीं पे किया लेकिन है तो इस साल का, हम एडजस्टमेंट डाल देते हैं कि भाई ये साल का एक्सपेंस ये बनता था, दो हम लोगों ने अभी पे नहीं किया, लेकिन है तो इस साल में हम लोगों ने उससे रिलेटेड सर्विसेज ले ली है। बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर जब सपोज आप देखें, एक रूटीन की एग्जांपल है, दिसंबर में आप जो करते हैं, दिसंबर में आपने यूटिलाइज किया, तो आपको उसका बिल जो है वो जनवरी में आता है, ठीक है। अब लेकिन अब आप ये नहीं करेंगे कि आपने दिसंबर में अपनी बुक्स क्लोज कर देनी है, दिसंबर में इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना ही नहीं है, भाई वो तो अभी बिल आया ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दिसंबर में चूंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी तो यूज की हुई है, आपने वो सर्विसेज ले ली है, तो उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंस है, जो पेमेंट चाहे आप नेक्स्ट ईयर में कर दें, लेकिन एक्सपेंस तो इस ईयर के है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 31 दिसंबर पे जाके एडजस्टमेंट डाल देंगे कि भाई हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इतना होगा, ठीक है। और पेएबल एक एग्रीगेट बना के, या वैसे नेट पे आ जाता है, कभी कभार फिजिकली आपको बिल रिसीव होता है, कभी कभार नेट पे जो है वो जनरेट हो चुका होता है, तो वहां पे अमाउंट देख के हम लोग जो है उसको एंटर कर लेते हैं। इसी तरह सैलरीज होती हैं, दिसंबर की सैलरी दिसंबर में नहीं पे होती, नेक्स्ट ईयर चली जाती है जनवरी में। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, हम ये नहीं करेंगे अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं डालेंगे। अगर हम अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं डालते या इनकम्स कम डालते हैं, तो हमारे इससे प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने जब बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं या अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि भाई आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, जो इस साल की असल खर्चे और जो इस साल की असल इनकम है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हम लोग ये सारा मसले जो है, ये इतनी सारी लंबी जो है ऑलमोस्ट 8 to 9 जो है एडजस्टमेंट अपने यहाँ पे डाल दें। किस लिए डाल दें, ताकि हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी ट्रू एंड फेयर व्यू दे,
ठीक है। इसलिए जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उस ईयर के, वो उसी ईयर में डालने हैं। जो इनकम उस ईयर की होंगी, चाहे हमें रिसीव हुई या नहीं हुई, तब भी कभी कभार ऐसा होता है हमें कोई एडवांस में पेमेंट कर देता है, हमें उसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की होती, कोई ऑर्डर पे हमें चीज बनानी होती है, वो हमें कुछ पेमेंट कर जाता है, अभी हमने वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, हमने अगले साल उसके अगेंस्ट सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करनी होती है, गुड्स प्रोवाइड करनी होती है। तो वो भी हमारी इनकम, चूंकि इस साल में हमने काम नहीं किया या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की, तो इस साल जो है वो हमारी इनकम नहीं है, बल्कि वो नेक्स्ट ईयर जब हम परफॉर्म करेंगे तब वो हमारी इनकम बनेगी। ठीक हो गया। ये बेसिक कुछ चीज थी। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है, बैलेंस शीट एज ऑन होती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी फॉर द ईयर होती है, कि हमारी इक्विटी में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, हमारे शेयर्स, हमारे डिबेंचर्स, हमारी जो इस तरह से कंपनीज होती हैं डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रूमेंट्स देती हैं अपना फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए। कभी वो शेयर्स इश्यू कर रहे होते हैं, कभी वो डिबेंचर्स, कभी वो जो है लोन ले रहे होते हैं, कभी अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको डिविडेंड दे रहे होते हैं। तो फिर हमने उन चीजों को देखना है कि उसमें कितनी चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में करते हैं, और ये भी आपके पेपर में पूछने लगे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का भी पीछे 2 अटेम्प्ट्स में जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी आया। कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉर्मली जो बड़ी वाली होती है ऑर्गेनाइजेशन, वो उनके लिए कंपल्सरी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास, हम लोग नॉर्मली, आपको पता है कि जैसे एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन हो रही है, एक्चुअल में तो नहीं ऐसे होता, कि हम देख तो नहीं रहे होते कि एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, एसेट की वैल्यू हमें जनरली हम कह रहे होते हैं वैल्यू कम हो रही होती, लेकिन कैश फ्लो में तो उसमें से कुछ नहीं जा रहा होता। इसी तरह से हमारा जो है बहुत से ऐसे और जो होते हैं खर्च वगैरह होता है, जो हमें, जो हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं एज एन एक्सपेंस, लेकिन वो एक्चुअल में एक्सपेंस नहीं होता, कैश की फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक्सपेंस नहीं होता। हमने इसमें देखना होता है कि एक्चुअल में हमने जो काम कर रहे हैं, हमारा कैश कितना आ रहा है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है हमारे बिजनेस में, कितना कैश है और कितना कैश जा रहा है। ठीक है, इसमें ये चीजें देखनी होती है। नोट्स टू द अकाउंट्स में हम लोग जो हम मैम लोगों एक ने क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस मैम। मैम ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जस्ट हम कैश की जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी वो डील करेंगे, या हम जो लाइबिलिटीज हैं उनको डील नहीं करेंगे इसमें? नहीं नहीं, इसमें कैश फ्लो में हमने या ये जो हमने देखना, उधार पे कुछ दिया है? जी इसमें हमने ये देखना होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि भाई हमें कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। अब इसमें फिर 3 इन्होंने फर्दर हेड बनाए हुए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, यानी हमारे ऑपरेशन से हमें कितना कैश आ रहा है और हम कितना कैश पे कर रहे हैं। जैसे हम लोग अपने एम्प्लॉयज को कैश पे कर रहे हैं, वो कितना कैश जा रहा है, और हम लोगों को, हम लोग कोई सेल्स करते हैं, कोई सर्विसेज अपने प्रोवाइड करते हैं बिजनेस रिलेटेड, तो हमें कितना कैश आ रहा है। ठीक है, या हमें कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, हमें कहीं से कमीशन मिल रही है तो कितनी मिल रही है, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम लोग देखते हैं लाइबिलिटीज, वो बैलेंस शीट में चले जाते हैं, लेकिन देखिए आपने कहीं से लोन लिया है, ठीक है, आपने कहीं से लोन लिया है, लोन लेना, लेने की वजह से आपके, आपने ये नहीं देखना कि वो लाइबिलिटी है क्या, आपने उस टाइम सिर्फ ये देखना है कि वेदर लोन लेने से आपको उस टाइम तो कैश आया है ना, आपके बिजनेस में कैश आया है, तो वो आपका कैश इनफ्लो है। ठीक है, अगर आपने लोन की रिपेमेंट की है तो आपने कैश पे किया तो कैश का आउटफ्लो है। लायबिलिटी है या नहीं है, या एसेट है, ये सब चीजें हम बैलेंस शीट लेवल पे देखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने सिर्फ ये देखना है कि भाई हमारे पास, हमें 3 एक्टिविटी से, यानी सारे बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज से, इन तीनों काम करने से हमारे बिजनेस में हमें कितना पैसा आ रहा है और हमारा कितना पैसा कैश की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो हम वो चेक करते हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, और फिर एंड पे देखते हैं कि हमारा नेट फ्लो कितना हुआ कैश का। ठीक हो गया। बाकी ये जब हम डिटेल में टॉपिक करेंगे कैश फ्लो, तो फिर उसमें हम लोग बात करेंगे। अच्छा जी, अब जो हमारे पास चीजें आ गई, अकाउंटिंग साइकिल की बात करें थोड़ी सी, तो हमारे पास जो हम स्टार्ट करते हैं वो डबल एंट्रीज करते हैं, बेसिक बुक्स में एंट्री करते हैं, फिर बाद में वहां से लेजर में चला जाता है हमारा बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस एंड पे बनता है। ट्रायल बैलेंस में सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस जो इनके लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंसेज आते हैं वो ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, और इस ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करके हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। नॉर्मली हमें पेपर में ट्रायल बैलेंस दिया गया होता है और वो हमें साथ में कुछ एडजस्टमेंट दी गई होती है, तो वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ।
अच्छा जी, अब हमारी जो है एडजस्टमेंट वो दो तरह से होती है, 2 टाइम्स में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। नॉर्मली हमारी 2 टाइप्स की होती है। जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही होती है, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले बात की सैलरीज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी की, जब हमारी बुक्स, मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर, किसी का 31 जो है 30 सितंबर होता है, किसी कंपनी का, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट है, ठीक है, जो कि बताता है कि भाई आपने, आप कौन से टाइप के बिजनेस के लिए कौन सा ईयर एंड क्लोजिंग होना चाहिए, वो उधर है। लेकिन ये हमें पता है कि हम लोग एक साल के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली 1 ईयर के लिए हम बनाते हैं, और उस 1 ईयर की क्लोजिंग, हमने कोई ओपनिंग डेट एक होती है और एक क्लोजिंग होती है, कभी कुछ का जनवरी टू दिसंबर होता है, कुछ का जुलाई टू जून होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज का होता है। जब हमारी बुक्स क्लोज हो रही होती हैं, उस टाइम हमारे कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी इनकम होती है, जो ऐसी लाइबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की होती अभी, वो चीजें एक्चुअल में हैपन नहीं हुई होती, एक्चुअल में वो चीजें अभी हमने पे नहीं की, वो एक्सपेंसेस पे नहीं किए होते, या वो इनकम अभी हमने जो मिली नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग फिर एडजस्टमेंट डाल देते हैं, ताकि उस साल के इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनाने के लिए उस साल के जो खर्चे और उस साल की जो है इनकम है, वो उसी साल में ही रहे, वो दूसरे साल में ना जाए, ताकि हमारा प्रॉफिट क्लियर हो, हमारा प्रॉफिट सही से हो रहा हो, ठीक है। इसलिए हम लोग एडजस्टमेंट डालते हैं जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही थी, ईयर एंड क्लोजिंग होता है, या कभी कभार हम लोग एडजस्टमेंट्स डाल रहे होते हैं, कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है। हम लोग जब एट द एंड ऑफ ईयर जाते हैं अपने अकाउंट को चेक करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने कोई अमाउंट गलत डाल दी है किसी हेड में, या चेक करते हुए, बुक्स अकाउंट चेक करते हुए हमें पता चला हमने किसी और हेड में एक एक्सपेंस था, वो डालना प्रिंटिंग में था, वो डाल जो है वो किसी और हेड में दिया, ठीक है, वो सैलरीज में डाल दिया, किसी और हेड में डाल दिया, एंटरटेनमेंट में डाल दिया। तो फिर गलत अगर हेड में हो गया, तो फिर हम लोग यहाँ अमाउंट गलत डाल दी, कोई बिल पिछला निकला तो हमें नजर आया कि भाई ये हमने मिस्टेक की है, तो एट द एंड ऑफ ईयर रिव्यू जब हम करते हैं तो हमें कोई मिस्टेक नजर आती है, यहाँ ड्यूरिंग द ईयर भी काम करते में भी हमने एंट्रीज कर ली हुई, कुछ 1-2 महीने बाद हमने कोई पुरानी ट्रांजेक्शन, कोई कोई बिल वगैरह आया, तो हमने कहा नहीं, हमने अमाउंट लिखने में गलत कर दी, तो फिर उस केस में हमने कोई मिस्टेक होगी, तब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टिंग एंट्री डालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारी जो पेपर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो ये एडजस्टमेंट, उनके देखते हैं कैसे करनी है एडजस्टमेंट, उनकी क्या अकाउंटिंग एंट्री है, क्योंकि आपके लेवल पे पेपर में जो वो पूछता है चीजें मेनली हमसे, कभी कभार जो है वो जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कहता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, लेकिन हमेशा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मांगता हूँ, वो कभी कभार कहते हैं कि अकाउंटिंग एंट्री करके दिखाऊं, कहता मुझे अकाउंटिंग एंट्री करके दिखाओ। भाई इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या है? और आपको पता, अकाउंटिंग में कोई भी अगर आपने कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ भी करना है, सबसे पहला काम आपने करना है, आपने उसकी अकाउंटिंग एंट्री आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या चीज डेबिट होनी चाहिए, क्या क्रेडिट होना। जब आप इस चीज पे हो जाएंगे, अपने आप को इस पे ग्रिप कर लेंगे, तो समझे आपके लिए अकाउंटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आपको क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, फिर आपको ऐसा ऐसा खुद ही पता चल जाएगा। बेसिक नॉलेज तो अकाउंटिंग का आपको होगा, क्योंकि पीछे से अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आप, कि डेबिट एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, इनकम्स इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। और शेयर वो जो होता है, शेयर्स वगैरह होते हैं, जो कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल वगैरह, वो इंक्रीज होता है, वो भी क्रेडिट होता है, ठीक है। इक्विटी भी क्रेडिट नेचर की होती है। हमारी पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, 4 to 5 मेथड्स हम लोग करेंगे, जब वो हम लोग टॉपिक करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या नॉन करंट जो है एसेट्स की बात करेंगे, ठीक है, तब करेंगे डिफरेंट मेथड। लेकिन जब एडजस्टमेंट में वो आपसे पेपर में मांगता है ना एडजस्टमेंट, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट में, तो वो नॉर्मली 2 मेथड्स से ही करवाता है आपसे काम, या बल्कि ज्यादातर एक ही मेथड देखे, अगर पास पेपर में अगर आप देखें कि वो रेट देता है और वो कहता है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है इतना, फर्नीचर पे 15%, बिल्डिंग पे 10%, इस तरह से उन्होंने रेट बताया होता है कि भाई कंपनी इस
रेट पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करिए तो आपने चार्ज करना, ठीक है। तो हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो चार्ज करते हैं, उसकी अकाउंटिंग एंट्री देखते हैं। डेप्रिसिएशन नॉर्मली जो टू मेथड्स यूज करता है वो स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अकाउंटिंग इसमें स्ट्रेट लाइन में रेट दिया होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या मतलब है, थोड़ा सा बता दूं। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक रेट दिया होता है वो अप्लाई करते हैं और हर साल उतनी ही डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज करनी होती है। लाइक ईयर 1 में भी अगर वो 10 ईयर उसकी यूजफुल लाइफ है, हम समझते हैं कि ऐसे 10 साल यूज होगा, तो अगर फर्स्ट ईयर में जितनी, अगर जस्ट फॉर 5,000 रुपये हमने डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में डाली हुई है, तो 10th ईयर में भी उसकी 5,000 ही डेप्रिसिएशन आएगी स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि वो रिड्यूसिंग बैलेंस, जैसे नेम से एक्सप्रेस हो रहा है कि रिड्यूसिंग का मतलब होता है रिड्यूस होता है विद द पैसिव। इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, पहले साल जो है वो ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और जैसे ही उसकी खत्म होती जाती है लाइफ, एंड वाली लास्ट ईयर में जाके उसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो कम होती जाती है। जैसे फर्स्ट ईयर में 5,000 हमने चार्ज किया, तो लास्ट ईयर में माइट भी 200 या 100 सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसको चार्ज करना पड़ेगा लास्ट ईयर में जाकर, ठीक है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू मेथड्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसकी एंट्री टू टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन जैसे मैंने अभी बताया इसका मेथड, कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, इसमें भी दो तरह से एंट्री हो सकती है, दो तरह से इसमें भी एंट्री हो सकती है। इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करें और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दें, या दूसरा ये मेथड होता है, दूसरी एंट्री क्या की जाती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और एसेट के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। एक मिनट, मैं ये पॉइंट आपको दोबारा से क्लियर करता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट जो एंट्री करने का मेथड ये होता है कि हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक इमेजिनरी अकाउंट हमने बनाया होता है, उसमें हम लोग चार्ज करते रहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, ठीक है। दूसरा जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि कॉस्ट दी गई थी, स्ट्रेट लाइन मेथड अगर हम बात करें तो उसमें कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई करते हैं और हमारे पास अमाउंट आ जाती है, ठीक है। दूसरा मेथड जो हम लोग इसमें दूसरी टाइप की एंट्री होती है कि वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करें और जिस एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दें। ऐसे भी करें तो चीजें वहीं पे ही आती हैं, चीजों ने वहीं पे जाके ही स्टैंड करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, अगर हम लोग ये मेथड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो क्या होता है कि नॉर्मली जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की रिक्वायरमेंट है कि भाई आप इस मेथड से करें, कॉस्ट अलग से शो करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से शो करें, नेट बुक वैल्यू फिर अलग से उसके बैलेंस शीट के फेस पे शो करें। आपके जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको डील करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी पीछे जो इसका स्टैंडर्ड्स जो फॉलो हो रहे हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो, जो 1 है स्टैंडर्ड वो कहता है कि भाई आपने इस तरह से शो करना है। लेकिन कई जगहों पे कुछ ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं जो कहते हैं कि नहीं जरूरत, वो कहते हैं आपको अलग से कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो करने की जरूरत नहीं और फिर नेट बुक वैल्यू अलग से बताओ, आप डायरेक्ट एसेट की को डायरेक्ट ही स्ट्रेट नेट बुक वैल्यू पे ही शो करो, अलग अलग से ये तीनों एलिमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। एट द एंड बैलेंस शीट में तो नेट बुक वैल्यू नहीं जाना है, लेकिन कुछ जो मेथड्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं कि आप अलग से कॉस्ट शो करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से शो करें, कुछ कहते हैं नहीं आप डायरेक्ट उसको नेट बुक वैल्यू पे करें, ठीक है। तो आप दोनों तरह से इसकी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। आप जो सपोज आप कहीं पे ये एंट्री देखें कि भाई एसेट डेबिट है जो है, और एसेट क्रेडिट हो रहा है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रही है और आप परेशान हो जाए पता नहीं ये क्या कर दिए, तो ये कोई वो नहीं मैम है। जी जी। मैम क्वेश्चन है कि अगर ये मैम अलग अलग पूछे, मीन्स के जस्ट पूछे कि डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाए, तो मैम जो 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 हमने डेप्रिसिएशन जितने साल की हुई होगी, फॉर एग्जांपल 5 साल है,
तो हमने 5 साल उसकी डेप्रिसिएशन 5,000 है, तो हमने 5 साल ही डेप्रिसिएशन निकाली भी है, तो वो 25,000 डेप्रिसिएशन उसका अकाउंट बनेगा ना मैम, हाँ जी। अगर जस्ट अगर डेप्रिसिएशन का बनेगा। अगर उसने 5 ईयर पीछे किसी साल की नहीं चार्ज की, उसने कहा कि भाई आप मैं डालना भूल गया हूँ या करना भूल गया हूँ, तो फिर अदरवाइज अगर उसने सिर्फ रेट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में कहा हुआ है कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का इतना रेट है, तो फिर इसका मतलब है वो सिर्फ उसी साल से रिक्वायर्ड रिलेटेड मांग रहा है। जब तक वो स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कि भाई इसमें पिछले 5 साल की डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुई, तब तक आपने वो नहीं करना, पूरे पिछले साल की यस, नहीं डालनी डेप्रिसिएशन, सिर्फ उसी साल की डेप्रिसिएशन डालनी। मीन्स उस साल का अलग अकाउंट बना देना है कि 5,000 हुई है इस साल। जी जी जी, ऐसे ही। ठीक है मैम, गॉट इट। ठीक हो गया। अच्छा जी। यस मैम। ये एंट्री समझ आ गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है। यस मैम, ये समझ आ गई। ठीक हो गया। मैम ये नाम है ना, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? फर्जी नाम है ना मैम इसका। हाँ जी हाँ जी, इस एक पे एक एक इमेजिनरी अकाउंट बनाया होता है कि उसमें सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट यानी डेप्रिसिएशन जितनी एक्यूमुलेट, कई चीजें उसके नेम से एक्सप्रेस होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, मतलब जितनी पिछले साल में अब तक जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, उसी अकाउंट में ही हम लोग एक अकाउंट बनाया होता है, उस साल में कर देते हैं, डालते जाते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेट हो रही है डेप्रिसिएशन। एट द एंड हमें बैलेंस शीट में तो नेट बुक वैल्यू पे एसेट चाहिए, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट बुक लिए है, या वैसे ही एसेट में अगर डायरेक्ट चार्ज करेंगे तो हमारा वैसे ही एसेट नेट बुक वैल्यू पे ही शो हो रहा होगा। हमें नेट बुक वैल्यू पे अपने एसेट शो करने हैं बैलेंस शीट में। ठीक है। यस मैम, ठीक नेक्स्ट वन जो है वो एक्रूड एक्सपेंसेस है। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो इस साल में मैंने सर्विसेज ले ली, फायदा ले लिया, लेकिन उससे रिलेटेड अभी मैंने पेमेंट नहीं की। इस मैं 31 दिसंबर या जनवरी में खड़ी हूँ, जनवरी 2022 में खड़ी हूँ। ठीक है। मैं ईयर एंड मेरा हो गया क्लोज, 31 दिसंबर 2021 क्लोज हो गया मेरा। तो मैं क्या करती हूँ, लेकिन मेरी उस मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे होने वाला था, मेरी सैलरीज भी पे होने, तो अब मैं ये नहीं करूंगी कि उस ये एक्सपेंस जब जनवरी में मैं एक्चुअली में पे करूंगी सैलरी, जनवरी में जब मैं एक्चुअल में असल में मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगी, तब मैं कहूंगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और जी कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, मैं ऐसे नहीं करूंगी। पिछले साल का बिल था, तो मैं जब 31 दिसंबर पे अपनी बुक्स क्लोज करने लगूंगी, मैं पहले लिखूंगी भाई मेरी इस साल का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल या एक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट। एक हम लोग बिल्कुल जैसे हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया है, इसी तरह एक और हम लोग अकाउंट बना के रखते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस का, जिसमें वो सारे एक्सपेंसेस जो हमने अगले साल में पे करने होते हैं। ठीक है। जो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने अगले साल में पे करने होते हैं, वो उसमें डाल दे जाते हैं कि भाई हमारी ये खर्चे हमने अगले साल में पे करने हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या एक अकाउंट बना लेते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से, या एक्सपेंसेस पेएबल के नाम से बना सकते हैं, या एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से बना लेते हैं, दोनों नाम ठीक है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे केस में हम लोग एक एडजस्टिंग एंट्री, जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे होंगे तो हम अपनी एक एडजस्टिंग एंट्री डालेंगे। हम एक्सपेंसेस को कर देंगे, जो भी एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस के हेड को, सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी और अकाउंट हो सकता है, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और एक्रूड एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और एक्रूड एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे। जी। हाँ जी, समझ आ गया। क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे एक्सक्लूड एक्सपेंसेस से रिलेटेड, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। ये वो एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने अभी पे करने हैं। ठीक है, अगले साल में।
जी ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। एक्रूड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने इस साल में बेनिफिट ले लिया, इस साल में फायदा ले लिया, लेकिन हमने अभी उसकी पेमेंट नहीं की। मैंने इस साल बिजली इस्तेमाल कर ली, मैंने इस साल में आखिरी महीने में दिसंबर के महीने मैंने बिजली भी इस्तेमाल की, गैस भी इस्तेमाल की, मैंने टेलीफोन की भी सर्विसेज ले ली, मैंने एम्प्लॉय से काम भी करवा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बिल अगले माह आने हैं, जनवरी में आने हैं दिसंबर से रिलेटेड, मैंने अभी तक पेमेंट नहीं की, लेकिन फायदा तो ले लिया, सर्विसेज तो सारी यूज की हैं, काम भी एम्प्लॉय से करवाया, तो उसकी पेमेंट इस साल का खर्चा था, तो मुझे 2021 का खर्चा था 2021 में डालना चाहिए था। इसलिए मैं 31 दिसंबर पे जब मेरी बुक्स क्लोज होती हैं, मेरी खाता बंद होता है मेरी कंपनी का, तो मैं उस पे 31 दिसंबर पे जाके एडजस्टिंग एंट्री डालूंगी कि भाई मेरा इस माह का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इतना है, मेरा जो है वो सुई जो गैस है उसका ये है, यूटिलिटी बिल ये है, उसका पेएबल, मेरी सैलरी जन दिसंबर के मंथ की इतनी पेएबल है, सबका पेएबल डालती जाऊंगी। एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस को, सैलरीज एक्सपेंस को, यूटिलिटीज एक्सपेंस को डेबिट करती जाऊंगी और एक्रूड एक्सपेंसेस को क्रेडिट करती जाऊंगी। ठीक है, ये हम लोग काम करेंगे ईयर एंड पे। ठीक हो गया? अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, जब आपके सामने क्वेश्चन होगा फिर आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, मतलब ये कोई हवाई बातें नहीं है, आपके पास पेपर में भी है, या आप जब एक क्वेश्चन में वो चीज देखते हैं तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि एक्चुअल लाइफ में ये किस तरह से बन रहा होता है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मैं समझती हूँ कि ये होता है कि हमारा एक्सपोजर नहीं है, हमारा एक्सपोजर इस लेवल पे नहीं होता। नॉर्मली हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहे होते हैं, हम लोग अकाउंटिंग की बात कर रहे होते हैं, हम टैक्स की बात कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं ये चीजें कहाँ हो रही हैं होती हैं। हमें ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें हो रही हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ये चीजें देख लेते हैं, या थोड़ा बहुत आपको थोड़ा काम कर लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या आपका कोई फैमिली मेंबर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो थोड़ी बहुत आपकी उनके साथ बातचीत होती है, तो फिर आपको लगता है हाँ जी ये रियल वर्ल्ड में, और जो चीज आपकी डेली लाइफ में आप उसको रिलेट कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में उस चीज को, जो है सीइंग इज बिलीव वाली बात है कि जो आप देखते हैं आप उस पर यकीन करते हैं। ठीक है, तो जब वो चीज आप देख रहे होते हैं, अच्छा जी क्या है, जैसे हम लोग जब टैक्स पढ़ते थे हम कहते थे आरटीओ है, पता नहीं क्या चीज होती है, पता भी बताया उन्होंने, आरटीओ जी जगह का नाम है, ऑफिस होता है, रीजनल टैक्स ऑफिस है, नहीं पता नहीं कौन सी जगह, याद नहीं रहती चीजें, चीजें ऐसे लगता है जैसे हवा में हो रही हैं। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म्स में काम करते हैं, फर्म में काम किया, अच्छा जी आरटीओ में जा रहा है भाई स्टूडेंट्स ये लेके, ठीक है, टैक्स ऑफिस में जा रहा है ये लेके, ये उसका जोन है, उसका ये जोन में है, ये कहाँ से नोटिस है, ये इस जोन से रिलेटेड है, तो पता नहीं जोन क्या होते हैं। फिर जब फर्म में एक्चुअल में वर्क किया फिर पता चला हाँ जी, जोन का मतलब ये होता है कि उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए होते हैं, फर्दर ये चीज है, जब बुक्स में वो चीजें पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आ रही। तो आपने जब भी, ये नहीं कि ये सब्जेक्ट की बात करो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़े उसको हमेशा अपनी डेली लाइफ से, या अपनी उसकी कुछ ना कुछ आपके माइंड में इमेजिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि ये एक्चुअल में चीज होती क्या है, फिर आप उस चीज को, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके माइंड में उसका इमेज बन जाएगा, आपको हमेशा के लिए चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली लाइफ से हमारी हो, ताकि हमें ये ऐसा ना लगे कि ये कोई इमेजिनरी वर्ड की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक्रूड एक्सपेंसेस का समझ आ गया। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब पहले ही पे कर दिए एक्सपेंस। हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि हमने एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, पैसे देने होते हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड सैलरी पे करनी होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो एडवांस में पे कर देते हैं, अगले साल का खर्च जो है, चलो जैसे कई लोग दे देते हैं, चलो जी पूरे साल का किराया, अब साल का ये किराया देना, हम ये नहीं करेंगे या 6 माह का किराया इकट्ठा देना है,
तो ये नहीं करेंगे हम वेट करें जी बैठ के भाई जनवरी में हमारा साल स्टार्ट होना है तो दिसंबर में खत्म होना है, तो हम ऐसे मंथ में ही लेंगे कि जो जनवरी से जो है ना दिसंबर के अंदर आए। ऐसा नहीं होता। ड्यूरिंग द ईयर किसी टाइम में भी आप माइट भी नवंबर में किसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने कहा जी 6 माह की जो है ना आपने इकट्ठे पेमेंट करनी, आप नवंबर में जाके अगले 6 माह का किराया दे देते हैं। अब नवंबर के मंथ का किराया उसमें दिसंबर का है और बाकी 4 माह अगले साल के हैं। तो फिर क्या करेंगे, अब आपने इकट्ठा 6 माह का जब पे कर दिया किराया, लेकिन किराया तो सिर्फ दो उस साल से रिलेटेड 2021 से रिलेटेड तो 2 माह का था, नवंबर और दिसंबर का था रेंट। जनवरी और फरवरी और बाकी जो 4 माह का किराया जो हमने एडवांस में उस बंदे को दे दिया वो तो अगले साल में भी फॉल करने हैं। वो तो अभी हमने रहे भी नहीं उस जगह को, इस्तेमाल भी नहीं किया, तो क्या करें उस जिस तरह हम लोग एक्सपेंस पे करने के लिए बुक कर लेते हैं, तो इस तरह जब हमने प्रीपेड किया है तो वो भी हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, हमको कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। और जब हम लोगों ने जो उस जिस हेड के अंदर किया है, जैसे मैं रेंट की बात कर रही हूँ, रेंट एक्सपेंस है, तो उस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, ठीक है। उसकी एंट्री डाल देनी है। ये मैं अभी एडजस्टिंग एंट्री की बात कर रही हूँ। जब हम उस टाइम एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे उस टाइम, तब हमने कुछ और एंट्री डाली होगी अपनी बुक्स में। जब हम लोगों ने वो किराया दिया होगा उस बंदे को एडवांस में, तो हमने अपनी बुक्स में क्या एंट्री की होगी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट मैंने अपना रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया होगा, ठीक है। 6 माह का किराया जो इकट्ठा मिला रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश या बैंक को क्रेडिट कर दिया। आफ्टरवर्ड्स जब मैं 31 दिसंबर पे खड़ी होंगी तो मैं कहती हूँ कि भाई 2 माह का किराया तो चलो जी हो गया, नवंबर और दिसंबर का तो इस साल में हो गया जी, अभी 4 माह का किराया तो मेरा अगले साल से रिलेटेड है। तो फिर उसमें मैं क्या करूंगी, उस 4 माह के किराए को, वो फिर 4 माह का जो किराया होगा वो मैं उसको प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट कर लूंगी और जो रेंट एक्सपेंस है या जो भी हेड है उसको क्रेडिट कर दूंगी, ठीक है। ये बात समझ आई प्रीपेड एक्सपेंस यस से मैम। रिलेटेड? जी मैम ठीक है। ठीक है, समझ आ गया प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड। अच्छा जी, ये तो एक्सपेंसेस की बात है। अब इनकम्स की अगर हम बात करें तो इनकम्स भी इसी तरह से ही होती हैं। ये मैं तीनों चारों मेन एडजस्टमेंट करवा के फिर मैं हम लोग इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी तो ये मतलब कॉन्सेप्चुअल बातें हो रही है, अभी प्रैक्टिस वाली बात आ रही है। एक्रूड इनकम आ गई हमारे पास, ठीक है। एक्रूड इनकम बिल्कुल उसके पैरेलल बात है, जिस तरह एक्सपेंसेस होते हैं सिर्फ खर्चे ही तो नहीं होते फॉर द ईयर, जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट में आते हैं सिर्फ उसमें एक्सपेंसेस तो नहीं होते, उसमें इनकम्स भी तो होती हैं। जो चीजें हम लोग इनकम्स के लिए एक्सपेंसेस के लिए देख रहे हैं वही चीजें अगर हम इनकम के लिए देखें तो फिर क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह से एक्रूड इनकम होती है, ठीक है। एक्रूड इनकम क्या होती है कि हम लोगों ने काम कर लिया हुआ है लेकिन अभी हमें पैसे नहीं मिले, ठीक है। हम लोगों ने काम कर लिया लेकिन अभी हमें पैसे नहीं मिले, हमने किसी को चीजें प्रोवाइड कर दी, किसी को सर्विसेज दे दी हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग फी वगैरह पे करते हैं कहीं पे, या हम लोग कोई चीज खरीद ली लेकिन अभी उस पे क्रेडिट पे चीज ले ली, अभी हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। तो हम लोग इनकम हो गई है हमारी, ठीक है। तो एक्रूड इनकम को डेबिट करेंगे और जो अकाउंट हेड है, इंटरेस्ट इनकम हो गया, कमीशन हो गया, या कोई सर्विसेज हमने प्रोवाइड की, उसको क्रेडिट कर देना है, ठीक है। ये कौन सी इनकम एक्रूड इनकम है, जो एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से थे जो हमने खर्चे कर दिए अभी हमने पे करने हैं। ये एक्रूड इनकम ऐसी इनकम है जो हम लोगों ने काम कर लिया लेकिन अभी हमें पैसे नहीं मिले, ठीक है। अभी हमें पैसे इससे रिलेटेड मिलने हैं, ठीक है। तो पैसे मिलने हैं तो क्या करेंगे, एक्रूड इनकम को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट इनकम या कमीशन या जो भी इनकम की टाइप होगी उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, जिस तरह इनकम पे हमें नहीं, हमारी किसी ने पैसे पे नहीं किया, ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभार लोग एडवांस में पे कर देते होते हैं कि भैया आप ये मुझे प्रोवाइड कर देना, या हमारी नेचर ऑफ वर्क ऐसे की है कि हम पहले एडवांस पेमेंट देते हैं, ऑर्डर पे जैसे लोग बनवाते हैं चीजें, तो उसमें 80 to 90% जो है वो एडवांस में आपको पेमेंट करनी पड़ती है, फिर आपको ऑर्डर पे वो चीज बना के देते हैं, ठीक है। तो आपको
ऑर्डर पे पैसे तो आ गए, लेकिन अभी आपने काम नहीं किया, आपने अभी ऑर्डर नहीं प्रोवाइड किया उनका। तो फिर जिस टाइम पैसे आ गए, तो उस टाइम हम लोगों ने जो आराम से अपनी जो है, ये नहीं करना कि भाई ठीक है भाई पैसे आ गए, ठीक है कोई एंट्री करनी। जिस टाइम हमारे पास पैसे आए उस टाइम हमने एंट्री कर दी, कैश को डेबिट कर दिया, और हमें पता है ये हमें कमीशन मिलनी है, या हमने कोई फी सर्विसेज प्रोवाइड की, उसकी फी आई हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस टाइम हमें पैसे मिले हमने कैश को या बैंक को डेबिट कर लिया, और उसको कमीशन इनकम को या सर्विसेज इनकम को क्रेडिट कर लिया। आफ्टरवर्ड्स, चूंकि अभी हमें पैसे हमें मिल गए, लेकिन अभी हमने उसके ऊपर काम करना है, हमारा कोई ना कोई हमारी मेहनत, हमारे कोई मटेरियल वगैरह यूज होना होगा, वो तो अभी हमने यूज करना है। तो वो तो अभी हमने जस्ट सपोज 31 दिसंबर पे हमारा साल एंड हो गया, ठीक है। पैसे हमने ले लिए, लेकिन क्या पैसे के अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड की काम किया हमने? नहीं किया अभी। तो इस लिहाज से में हमारी ये इनकम तो नहीं बनता, क्योंकि हमने इसके ऊपर काम तो नहीं किया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले साल में, चूंकि हमने अगले साल काम करना है, तो अगले साल की ही इनकम बननी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट ईयर में जाके इसको अर्न एंड इनकम को क्रेडिट, इस साल में हम लोग जो है क्या करेंगे, अर्न एंड, जब ईयर एंड क्लोजिंग होगा हम लोग इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट डेबिट कर देंगे, और अर्न एंड इनकम को क्रेडिट कर देंगे। हम लोग कहेंगे कि भाई ये हमारी अर्न एंड इनकम है, इनकम हमें मिल गई है, लेकिन अभी हमने अर्न नहीं की, इसके ऊपर काम नहीं किया, इसलिए हम अर्न एंड इनकम का एक अकाउंट बनाएंगे, या इनकम रिसीव इन एडवांस भी इसको कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसके लिए जो टर्म जो होती है यूज होती है, अर्न अर्न की होती है, जैसे एक्रूड है, स्पेसिफिक टर्म्स एक्रूड, अर्न अर्न, ठीक है। तो अर्न अर्न इनकम को क्रेडिट कर देंगे, और जो जिस अकाउंट में हमें इनकम मिली होगी उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में हमने इसके अगेंस्ट कोई काम नहीं प्रोवाइड किया, कोई सर्विसेज नहीं दी अभी तक। ठीक हो गया जी? यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं। नो मैम, क्लियर है। अच्छा, मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ, हमारे पास जो है जो बुक हम लोग कंसल्ट करेंगे, सुहेल अफजल की बुक है, बीकॉम लेवल की, पार्ट 1 की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। हम लोग उसको कंसल्ट करेंगे, साथ में फिर हम पास पेपर करेंगे, बेसिक प्रैक्टिस वहां से होगी। सेकंड ये कि माइट भी हमारा जो है ये जूम का जो है वो टाइम आउट होता है, तो फिर मैं दोबारा आपको लिंक भेजूंगी, तो फिर आपने ज्वाइन करना। अभी वैसे टाइम है, ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही भेजूंगी तो आपने ज्वाइन कर लेना। अच्छा जी, ये मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में मैं आपके साथ भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मटेरियल जो भी होगा वो हमारी तरफ से होगा, अकाउंटिंग या जो भी पेपर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए कुछ सॉफ्ट फॉर्म में होगा, कुछ हार्ड फॉर्म में होगा। ये देखिए, ये जो अभी तक हमने बातें की हैं उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन कोई देखते हैं। ये देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बात करें हम लोग, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी यस मैम हो मैम। रही है। अच्छा जी, ये देखिए, द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर एज ऑन 31 दिसंबर 1990 इज गिवन बिलो। उन्होंने हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एक कंपनी का, ठीक है। उसमें उन्होंने, आपको पता है ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक है, सैंडरी डेटर्स है, फर्नीचर, प्लांट, परचेजेस, ये सब अकाउंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने नीचे रिक्वायर क्या किया हुआ है, सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट पढ़ा करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है पेपर में या नॉर्मल में प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी कि वो मांग क्या है, और फिर रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने पेपर में भी डिसाइड करना कि वेदर हम ये कर पाएंगे कि नहीं। पहले रिक्वायरमेंट देखनी, फिर क्वेश्चन पूरा करना है। उसने कहा प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इनकम स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं, फॉर द ईयर एंड। एक्चुअली ये बुक पुरानी है, इसको अपडेट नहीं किया गया, इसलिए इसमें कई ऐसी पुरानी चीजें हैं जो अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, जैसे ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले होता था, अब इनकम स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और इवन इनकम इसमें स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का भी नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की भी टर्म्स आपके पेपर में यूज करता है। बैलेंस शीट का अदर नेम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो लेकिन यहाँ पे आपको नहीं नजर आएगा, यहाँ पे बिल्स नजर आ रहे हैं, बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल, अब बिल ये खत्म हो गया, ऑब्सोलीट हो गई हुई है ये चीजें, लेकिन अभी तक चूंकि बुक पुरानी है इसलिए इस यहाँ पे नजर आएंगी।
चलिए, उन्होंने कहा ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनाती है एट द डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। आपने यही एडजस्टमेंट देख के फिर आपने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने बताया हमारे पास 1 लाख का है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो ₹6,000 की हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 की हैं। इंश्योरेंस इंक्लूडेड है सम ऑफ ₹350 रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर। हमारी इंश्योरेंस में 350 रुपए ऐसे थे जो हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। फिर उन्होंने कमीशन रिसीव इन एडवांस, आपने हमें एडवांस में कुछ कमीशन मिली है। आगे उन्होंने लिख भी दिया अर्न ₹300 की इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर द ईयर इज फॉर द ईयर 1990 इज ₹200। हमें अभी इंटरेस्ट रिसीवेबल है नेक्स्ट ईयर फॉर द ईयर 90, यानी 1990 का हमें 200 की अमाउंट का इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि हमें अभी हमने सिर्फ वो किया है, हम इसकी प्रैक्टिस के लिए इसकी पहले एंट्रीज करेंगे, फिर हम लोग बाकी चीजें बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको जो है लिंक में शेयर कर देती हूँ। ये वाला थी, स्टॉक 60, यस। अच्छा जी, ये देखिए, अब हम इसकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे कि अगर हमें एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं तो वो कैसे करेंगे।